पढ़ेंगे रघुवीर सहाय की कविता बसंत आया। और इसमें भी दो कविताएं हैं, एक कवि का है बसंत आया और तोड़ो। तो दो आज हम लोग पहली कविता पढ़ेंगे बसंत आया। इसमें बसंत का मौसम हमारे यहाँ 6 ऋतुएं आती हैं और कहते हैं कि बसंत ऋतु जब आता है तो पूरे सब जगह पर हरियाली छा जाती है। सबके मन भी, प्रकृति हो चाहे पेड़ पौधे हों चाहे मनुष्य हों, सबका मन भी प्रफुल्लित हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कवि बसंत आया ये कहने का, ये शीर्षक से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आज का मानव अपने जीवन में इतना व्यस्त है कि उसे पता नहीं चलता कि कब कौन सा मौसम आया है। और जब हम इस कैलेंडर में तिथि देखते हैं, डेट देखते हैं, और तब जब उसमें छुट्टी का दिन दिखाता है कैलेंडर में कि आज बसंत पंचमी का दिन है, तब हमें पता चलता है कि आज बसंत पंचमी है। और ऐसे कैलेंडर देख करके पता चलता है, क्योंकि मनुष्य अपने में ही उधेड़ बुन में इतना खोया है। आधुनिक जो उसकी साजो सज्जा है या फिर आधुनिक जीवन व्यतीत करने का एक तरीका है, उसको अपनाने के लिए उसमें इतना व्यस्त हो गया है कि उसे आज प्रकृति से उसका आज तारतम्य टूट गया है। प्रकृति की ओर उसकी नज़र ही नहीं जाती और वो प्रकृति से दूर होता जा रहा है। इसलिए आज ये कवि को बताना पड़ रहा है कि आज बसंत आया। इस कविता के माध्यम से कवि प्रकृति की ओर मानव को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और कहते हैं क्या, देखो कविता में, जैसे बहन दा कहती है ऐसे किसी बंगले के किसी तरु अशोक पर कोई चिड़िया कूकी। कहते हैं कि जिस प्रकार से कोई बहन अपने भाई को दा करके संबोधित करती है, दादा कहते हैं, भाई को दादा कहा जाता है बंगाली में। तो ये अपने रघुवीर सहाय भी जो है वो अपनी भाषा में ही कह रहे हैं कि बंगाली में दादा भाई को कहा जाता है। बहन जैसे दा कह के पुकारती है, उसी तरह से चिड़िया सुबह में कूक करके अपनी आवाज़ से चहचहा करके ये बताने का प्रयास कर रही है कि आज मौसम बसंत का है। ऐसे किसी बंगले के किसी तरु पर कोई चिड़िया कूकी। इस किसी अशोक कोई बंगला है और बंगले के बगीचे में कोई अशोक का पेड़ है, उस पर कोई चिड़िया कूक रही है और वो बता रही है कि ये आज बसंत का मौसम आ गया है। और कैसे पता चलता है, बहुत तरह से यहाँ कवि बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से पता चलता है। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले, जैसे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पीराए पत्ते। हम देखते हैं कि बसंत का मौसम जब आता है तो पेड़ में पत्ते पीले हो करके झड़ जाते हैं और फिर उसमें नई नई कोपलें आने लगती हैं, नए नए पत्ते निकलने लगते हैं। जो पुराने पत्ते होते हैं वो पेड़ पर पीले हो करके सड़कों पर झड़ जाते हैं, जो सड़क के किनारे पेड़ लगे हुए हैं। और जब मनुष्य उस सड़कों पर से चलता है तो वो जो सूखे हुए पत्ते होते हैं पीले हो करके, तो उसके चलने की, मनुष्य जब चलता है तो उसके पैरों से वो पत्ते जब चूर होते हैं तो वो चुरमुर की आवाज़ निकालते हैं। तब समझ में आता है कि वो बसंत का मौसम आ गया और अब पुराने पत्ते झड़ करके नए पत्ते इन पेड़ों पर आ रहे हैं। ये तब समझ में आती है। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई चली गई। कहते हैं कि कवि का बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सुबह सुबह जब ऐसा महसूस होता है जैसे जब ठंड का मौसम रहता है और ठंड के बाद ही बसंत पंचमी, फागुन के महीने में बसंत पंचमी जो आती है, माघ के महीने में, तो ठंड ख़त्म होने के बाद
थोड़ी थोड़ी गर्माहट मौसम में आ जाती है, प्रकृति में बदलाव होता है, वातावरण में भी बदलाव होता है, और इस बदलाव के कारण जो ठंड का मौसम होता है उसमें थोड़ी सी गर्माहट आ जाती है, क्योंकि जस्ट अब एक मौसम चेंज होता है और दूसरे मौसम का आगमन होता है। उस समय माघ के महीने में थोड़ी सी ठंड भी रहती है, थोड़ी सी गर्मी भी रहती है, और लेकिन जब वो सूर्योदय हो जाता है तो सूर्योदय के पश्चात वो थोड़ी सी हवा में गर्मी आ जाती है। वही कह रहे हैं कवि कि जब हम सुबह निकलते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे ये जो हवा है वो गर्म पानी से नहा करके आई हुई है। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई और चली गई। कहते हैं कि वो हवा बहुत अच्छी लगती है, हल्की सी गर्माहट लिए हुए, क्योंकि ठंड के मौसम के पश्चात जब अधिक गर्मी भी नहीं है तो वो हल्की हल्की जो गर्म हवा चल रही है वो हवा हमारे शरीर को बहुत ही प्रसन्नचित्त करती है। इसलिए वो कहते हैं कवि कि खिली हुई हवा आई। खिली हुई हवा का उसको उदाहरण दे रहे हैं कि वो हवा खिली हुई है, जिससे कि मनुष्य का मन प्रसन्नचित्त हो जाता है और वह भी खुशनुमा लगता है। कहते हैं फिरकी से आई, अर्थात एक झोंके से आई और शरीर को उस हवा का झोंका शरीर से को छुआ और वो तुरंत चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 कल मैंने जाना कि बसंत आया। अब कवि कह रहे हैं कि बसंत आने की का ऐसे हमें पता नहीं चलता। जब ये जो हमने जो सड़क पर मैं चल रहा हूँ और जो पीले पत्ते गिरे हुए हैं, सूख करके पेड़ों से सूख करके पीले हो करके पत्ते गिरे हुए हैं, वो जब चलने के बाद हमारे पैरों से वो आवाज़ होती है, पत्ते जो चुरमुराते हैं, चूर होते हैं, तो उसमें से एक आवाज़ निकलती है, तब हमें अनुमान लगता है कि आज बसंत का मौसम आ गया है। एक तो पहले जब हम कहीं पर काम करते हैं, चाहे वो घर हो चाहे ऑफिस हो, तो वहाँ जो कैलेंडर टंगे होते हैं, तो कैलेंडर में जब हम तिथियां देखते हैं या फिर छुट्टियों के दिन देखने के लिए कैलेंडर की ओर अपनी नज़र को करते हैं, तब हमें जो छुट्टियों का दिन होता है उस दिन के देखते हैं कि किस चीज़ की छुट्टी है। तो ये जब देखते हैं कि आज बसंत पंचमी, कल बसंत पंचमी की छुट्टी है, तब हमें पता चलता है कि वो आज बसंत का मौसम भी आ गया है। तो यहाँ बहुत तरह से कवि उदाहरण दे के बता रहे हैं कि हम आज प्रकृति से किस तरह से दूर होते चले जा रहे हैं, अपने आप में कितना हम खोए हुए हैं, और जिससे कि हमें इस प्रकृति से दूर होते जाए, जबकि प्रकृति हमारे लिए कितनी लाभदायक है, क्योंकि प्रकृति के बिना हम नहीं हैं और हमारे बिना प्रकृति नहीं है। और यह कैलेंडर से मालूम था, अमुक दिन अमुक वार मदन महीने की होवेगी पंचमी। कैलेंडर जब हम देखते हैं, यहाँ कल मैंने जाना कि बसंत आया, और यह कैलेंडर से मालूम था, अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी। कैलेंडर को देखने के पश्चात ही हमें यह पता चलता है कि अमुक दिन में इस तारीख के और इस वार को कल बसंत पंचमी का दिन है और ये छुट्टी का दिन है। दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण, और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, आम और बोर आवेंगे। कहते हैं कि छुट्टी का दिन जब दफ्तर में आता है, ऑफिस में जब कहा जाता है कि कल छुट्टी है, कोई भी कहीं भी काम होता है, तो पर्व त्योहार में छुट्टी का दिन मनाया जाता है, उस दिन ऑफिस नहीं होती, तो कैलेंडर देख के पता चलता है, और दफ्तर में नोटिस जब आती है तब पता चलता है कि हाँ फलाना दिन ये अब बसंत पंचमी का दिन है और इस तारीख को छुट्टी रहेगी। तो और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल।
जब हम कविताओं का, इस तरह की कविताओं का पाठ करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारा जीवन किस तरह का व्यतीत हो रहा है, हम कितने प्रकृति से जुड़े हुए हैं और कितने हम प्रकृति से अलगाव महसूस कर रहे हैं, अलग हैं। क्योंकि प्रकृति जो है वो मनुष्य के लिए ही है। यदि ये प्रकृति ना रहे तो ये जो वायु जो हमें भगवान दे रहा है पेड़ों के माध्यम से, या हवाएं जो चल रही है, और उससे उस प्रकृति का सेवन जब हम नहीं करेंगे, तो ये हवा का सेवन नहीं करेंगे, तो हमारी जीवन लीला ही समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, आम बौर आवेंगे। और हम देखते हैं कि बसंत के महीने में ही आम के पेड़ों में बौर भी लगते हैं। बौर कहते हैं उसका जो मंजर होता है, और फिर जब मंजर उसमें आ जाते हैं तब आम के पेड़ों में आम भी लगने शुरू हो जाते हैं। मंजर पहले लगते हैं और फिर आम की कलियां लगने शुरू हो जाती है। रंग रस गंध से लदे फंदे दूर के विदेश के, वे नंदन वन होवेंगे यशस्वी। कहते हैं कि जब आम के पौधे पेड़ों में जब मंजर लग जाती है, उसके पश्चात उसमें फल भी आने शुरू हो जाते हैं, और फल जब आने शुरू हो जाते हैं, आम का फल लगना शुरू हो जाता है, तो उसमें रस भी भरने लगते हैं। और रस के साथ साथ वो आम का एक जो सुगंध है, वो भी गंध भी उसमें भरता है। रस, रंग रस गंध, और रंग भी, जैसे शुरुआत में वो हरे रंग का फल लगता है, कच्चा हरा, और उसके बाद वो धीरे धीरे पीले होने लगते हैं। तो कहते हैं लदे फंदे दूर के विदेश से, जब पेड़ों में आम का फल लद जाता है तो उस विदेश से भी ये जो हमारा नंदनवन है, आम का जो बगीचा है, वो भी महक उठता है, यशस्वी हो जाता है, कीर्तिमान हो जाता है। यहाँ यशस्वी का अर्थ है कीर्तिमान, अर्थात इसकी महत्ता बढ़ जाती है। यहाँ ये जो नंदनवन हमारा जो आम का बगीचा है, उसकी महक से, उसका सौंदर्य से, उसके जो फल लगे हुए हैं मीठे फल, उसके गंध से यहाँ उसका वातावरण भी महक उठता है और कीर्तिमान हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर दूर देशों से, उसके बाद क्या होता है कि उसके दूर देशों से भी कोयल जो है वो आम के गंध और रस से आने लगते हैं, उसका रसास्वादन करने के लिए, उसको अपने रसास्वादन से। और फिर वो क्या करती है, वो कूकती भी है। देखो आगे, मधुमस्त पिक और भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। क्योंकि कहते हैं, फिर कवि कहते हैं कि जब यशस्वी हो जाता है ये नंदनवन, यशस्वी अर्थात कीर्तिमान हो जाता है, उसकी महत्ता बढ़ जाती है, सुंदरता बढ़ जाती है, सभी को मोहने लगती है। क्योंकि आम ऐसा फल है, आम कहा जाता है कि आम फलों का राजा भी है, तो और सबको पसंद भी बहुत ज़्यादा आता है, सभी उसको पसंद भी करते हैं, खाते भी हैं। तो बहुत जितने कुछ पक्षियाँ भी हैं जिसे भी आम का जो फल है वो काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे पिक कहते हैं कोयल, कोयल को आम बहुत पसंद है, और आम के सीजन में जब आम लग जाते हैं आम के पेड़ में, तो कोयल की कूक चारों तरफ सुनाई देने लगती है। और कहते हैं भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। भौरे भी आते हैं उसका रस का स्वादन करने के लिए, रसास्वादन करने के लिए। और भौरे और कोयल, इनकी जो गुंजन है वो भी गुंजायमान होने लगती है, जिससे कि वातावरण जो है वो सुंदर बन जाता है, सुंदर हो जाता है। और ये अभ्यास करके दिखावेंगे, इनका जो भौरे का गुंजन है वो भी गुनगुनाने लगते हैं। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि बसंत आया। कवि कहते हैं कि ये मुझे पता नहीं था, ये नहीं पता था कि आज का दिन कौन सा है। आज ये जो हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन है, बसंत पंचमी का दिन, इस दिन की हमें खबर नहीं थी। इस दिन की खबर हमें या तो कविताओं के पढ़ने से पता चलता है, या फिर भौरे के गुंजन से, या कोयल की कूक से। सभी अपना अपना काम करते हैं, लेकिन
आज का मानव जो है वो ये प्रकृति से दूर नहीं होते। पशु पक्षी जो है, यहाँ कवि मनुष्य से अधिक पशु पक्षी को ये बता रहा है कि प्रकृति से उनका तारतम्य जुड़ा हुआ है। क्योंकि पशु पक्षी को ये पता चल जाता है कि अभी आम के बौर लग गए हैं, आम के पेड़ों में आम का फल लग गया है, और वो उसके रस का रसास्वादन करने के लिए दूर देशों से भी आ जाते हैं। लेकिन हम जो मानव हैं वो हम जो है वो प्रकृति से दूर होते चले जा रहे हैं। आधुनिकता की दौड़ में अपने आप को शामिल करने के लिए, आधुनिकता की दौड़ में अपने आप को लगाने के लिए, उसकी होड़ में अपने आप को आगे पाने के लिए, आगे करने के लिए, अव्वल रहने के लिए हम प्रकृति से दूर होते चले जा रहे हैं। इसलिए कवि यहाँ पर अपने आप को और साथ में पूरे समाज के व्यक्तियों को इंगित कर रहा है, बता रहा है कि हमें प्रकृति के साथ अपना तारतम्य जोड़े रखना है। क्योंकि प्रकृति से ही हम सब कुछ पाते हैं। इसलिए हमें प्रकृति से अपनी संवेदना जाहिर करते रहना है। क्योंकि ये जो मरती हुई जिजीविषा है, लोगों के अंदर एक जो अपने जीवन जीने की आज के युग में जो एक लालसा खत्म होते जा रही है। क्योंकि उसे कुछ भी आधुनिकता की जो दौड़ है उसमें जब वो अपने आप को पीछे पाता है तो मनुष्य के अंदर एक हीन भावना उत्पन्न हो जाती है, और वो हीन भावना जो है उसके जान का दुश्मन भी बन जाता है। क्योंकि वो उसकी दौड़ में शामिल नहीं हो पाने के कारण कभी कभी अपने जान से भी हाथ धो लेता है। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि हमें प्रकृति से तारतम्य बनाना बहुत अधिक आवश्यक है। क्योंकि हम प्रकृति के साथ यदि जुड़े हुए रहेंगे तो हमारा जीवन भी संवरा हुआ रहेगा, संभला हुआ रहेगा। तो यहाँ कवि, ये छोटी सी कविता थी, ये समाप्त हो गई। यहाँ कवि बहुत सारे देशज तत्व और देशज शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे दा, कुकी, पीराए, फिरकी, दहर दहर दहकेंगे, ढपाक, बौर, लंदे फंदे, भौरे। ये सब जो है वो तद्भव और देशज शब्द हैं। ये बहुत सारे जो ये सब शब्दों का प्रयोग जब कवि किया है तो इससे क्या होता है कि पढ़ने में भी और इसकी जो गूढ़ अर्थ है उसको समझने में भी हमें ये अच्छा लगता है। देशज शब्द मतलब देश, जो जिस देश में इस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसको देशज शब्द कहा गया है। और जो कुछ शब्द हैं उससे कविता में जान प्राण आ गई है, जीवंत हो गई है, सरस हो गई है। जैसे अशोक और मदन महीना, पंचमी, नंदनवन आदि शब्द जो है यहाँ दहर दहर, बड़े बड़े और अपना अपना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और साथ में जैसे कुछ लाइनों में यहाँ पर कवि मानव से तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार भी है। जैसे गर्म पानी से नहाई हो, नंदनवन होंगे यशस्वी, बसंत आया, फिरकी सी आई चली गई। ये सब इन शब्दों में मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग है। फिरकी सी में उपमा अलंकार भी है। छठा, तो ये जो कविताएं हम पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग अपने नोट, इस वीडियो को देख करके नोट भी कीजिए, और आप लोग अपना फिर से इसको रिवाइज कीजिए। क्योंकि बार बार किसी भी चीज़ को ये नहीं बताया जाएगा, और आपकी परीक्षाएं, जैसे कि अभी आपका रेगुलर क्लास वो नहीं हो रहा, वीडियो क्लास चल रहा है, तो रेगुलर क्लास चलने से आप पूछ सकते थे कि हाँ भाई हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई तो हम को फिर से बताया जाए, फिर से बता सकते थे। अभी ये वीडियो देख करके आप लोग इसको नोट्स की भी बनाइए और नोट करके अपना तैयारी, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। आज यहीं समाप्त करते हैं ये कविता।